यह वह समय था जब धरती शांत थी, लेकिन हवा में अजीब सा तनाव था। कहीं दूर से आती गड़गड़ाहट इस बात का संकेत थी कि समय बदलने वाला है। पुरानी सीमाएं अब कमजोर पड़ रही थीं और नई महत्वाकांक्षाएं जन्म ले रही थीं। इतिहास का संतुलन धीरे धीरे हिलने लगा था। कोई युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन हर दिशा में उसकी आहट सुनाई देने लगी थी। यह वह दौर था जब सत्ता, भूगोल और नीति तीनों एक ही रास्ते पर टकराने वाले थे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1204 के बाद पूर्वी भारत में ज्ञान और जीत का संघर्ष शुरू हुआ। बख्तियार खिलजी की तुर्क अफगान फौज ने बिहार और बंगाल के बौद्ध केंद्रों पर हमला कर नालंदा और विक्रमशिला जैसे संस्थान तबाह कर दिए। खिलजी ने उत्तरी बंगाल को अपना सैन्य ठिकाना बनाया और तुर्की हुकूमत की नींव रखी। राजा लक्ष्मण सेन, जो उस समय बंगाल के राजा थे, बंगाल छोड़कर पूर्व की ओर चले गए और उनका राज्य खिलजी के अधीन हो गया। अब खिलजी की नजर पूर्व के पहाड़ी इलाकों जैसे भूटान और कामरूप पर थी, जहां से तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया का कारोबार चलता था। नालंदा की लूट से उसका घमंड और बढ़ा। वह खुद को नया सल्तनत बनाने वाला समझने लगा। 1205 से 1206 के बीच उसने उत्तर पूर्व अभियान की तैयारी शुरू की। सलाहकारों ने चेताया कि कामरूप का राजा पृथु बलवान और रणनीतिक है, पर खिलजी ने घमंड में कहा, जिसने बिहार और बंगाल लिया वह किसी एक राजा से क्यों डरे। यही घमंड उसके विनाश का कारण बना। बंगाल से उसने फौज को 4 हिस्सों में बांटा और हुक्म दिया कि वे सिलीगुड़ी के मैदान तक पहुंचे, जहां से भूटान और कामरूप की घाटियां शुरू होती हैं। यही उसकी सबसे बड़ी और तबाही लाने वाली यात्रा साबित हुई। 1206 की शुरुआत में उसकी फौजें असम की तरफ बढ़ीं। मकसद था तिब्बत पहुंचना, पर रास्ते में कामरूप की सीमाएं थीं, जहां राजा पृथु का मजबूत राज विदेशी झंडे को कभी मंजूर नहीं करता था। खिलजी का इरादा था बौद्ध संस्थानों का खजाना और कारोबार के रास्तों पर कंट्रोल पाना, और इसी लालच के साथ उसने 30,000 सिपाहियों का दल तैयार किया, जिसमें 12,000 घोड़े और 18,000 पैदल सिपाही थे। फौज की तैयारी के साथ साथ जमीन की सूचनाओं का इकट्ठा करना भी जारी था। जासूस भूटान और कामरूप के रास्तों की जांच कर रहे थे। कुछ सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ जासूस राजा पृथु की सीमा तक पहुंच गए थे, जहां से लौटकर उन्होंने बताया कि कामरूप के लोग विदेशियों के प्रति चौकस और अपने राजा के प्रति वफादार हैं। यह रिपोर्ट खिलजी के लिए चेतावनी थी, पर उसने इसे कमजोरी समझ लिया। उसकी योजना यह थी कि पहले कामरूप के राजा को दोस्ती का प्रस्ताव भेजा जाए। अगर वह मंजूर करे तो तिब्बत की चढ़ाई मिलकर की जाए, और अगर मना करे तो फौजी कार्रवाई शुरू की जाए। खिलजी को यकीन था कि सियासी चाल से रास्ता खुल जाएगा, लेकिन उसका अंदाजा बिल्कुल गलत निकला, क्योंकि राजा पृथु कामरूप राजवंश के वारिस थे, जिन्होंने सीमाओं को मजबूत किया और स्थानीय किलों को पक्का बनाया। राजा पृथु की नीति धार्मिक संतुलन और सैनिक अनुशासन पर आधारित थी। राजा पृथु की फौज में स्थानीय अहोम, बोडो और कछारी जनजातियां भी शामिल थीं। इन्हीं जनजातीय जंग परंपराओं ने बाद के विदेशी हमलों से असम को सुरक्षित रखा। कामरूप की जमीन भी किसी भी विदेशी फौज के लिए बड़ी चुनौती थी। उत्तर में भूटान की पहाड़ियां, दक्षिण में कछारी इलाके, पूरब में नदियों की कतार और पश्चिम में सिलीगुड़ी के मैदान। हर तरफ घने जंगल और कीचड़ भरी घाटियां। बरसात के मौसम में ये घाटियां नदियों में बदल जातीं और आम फौज उनसे पार नहीं जा सकती थी। इसके अलावा सीमाई कस्बों में छोटे छोटे दल तैनात थे, जो किसी भी हमले की खबर तुरंत राजधानी तक पहुंचा देते थे। जब खिलजी की फौज के आने की खबरें पहुंची, राजा पृथु ने दरबार में रक्षा सभा बुलाई। उनका मानना था कि जो विदेशी नालंदा को जला चुका है, वह न धर्म से रुकेगा न राजनीति से, इसलिए प्रतिकार ही एकमात्र उपाय है। पर उन्होंने जंग तुरंत शुरू नहीं की, क्योंकि उनकी नीति थी कि पहले दुश्मन को समझो, फिर उसकी कमजोरियों को पहचानो। इस वक्त कामरूप के गांवों में यह यकीन फैल गया था कि विदेशी फौज आ रही है और हर गांव को रक्षा के लिए तैयार होना पड़ेगा। तुर्की फौज के आने की खबरें अब लगातार सीमाओं तक पहुंच रही थीं, और इसीलिए राजा पृथु ने पूरे राज्य के गांवों को हुक्म भेजे कि जरूरत पड़ने पर लोग अपने घर खाली करें और अनाज राजकीय गोदामों में पहुंचाएं। खिलजी अपने अमीरों जैसे नासिरुद्दीन अली, हुसैन खान
और सैफुद्दीन के साथ था। राजमहल पार करने के बाद फौज मलदा और दिनाजपुर के रास्तों से गुजरी। स्थानीय मुखिया भाग चुके थे। खिलजी को लगा कि अब विरोध खत्म हो गया है, पर धीरे धीरे उसे समझ आया कि यह जमीन बिहार बंगाल जैसी नहीं, क्योंकि यहाँ रास्ते नदियों के साथ बदलते और जंगल घोड़े की चाल रोक देते। उधर कामरूप के सीमा गश्ती दलों ने पहली बार तुर्की टुकड़ियों को देखा। राजा पृथु के हुक्म पर तैनात इन सिपाहियों ने नदी किनारे छिपकर दुश्मन की तादाद और दिशा का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि खिलजी की फौज बड़ी है, पर पहाड़ी जमीन से अनजान। यह खबर तुरंत राजधानी पहुंचा दी गई। राजा पृथु के सेनापति ने सलाह दी कि सीधे जंग से पहले यह जानना जरूरी है कि विदेशी फौज की नीयत क्या है, दोस्ती या हमला। बंगाल से रवाना हुए करीब 20 दिन बाद खिलजी ने सिलीगुड़ी के पास अस्थायी डेरा डाला। यह वही जगह थी जहां से भूटान और असम की चढ़ाई शुरू होती थी। यहां पहुंचकर उसने कुछ दूत भेजने का फैसला किया, जिनका मकसद राजा पृथु के साथ गठजोड़ का प्रस्ताव देना था। खिलजी को यकीन था कि अगर दोस्ती कायम हो गई तो तिब्बत का रास्ता आसान होगा। उसने अमीर नासिरुद्दीन अली को हुक्म दिया कि वे कामरूप दरबार में पैगाम भेजें कि दोनों राज्य मिलकर तिब्बत पर चढ़ाई करें। खिलजी को अभी यह एहसास नहीं था कि यही पेशकश उसके अंत की शुरुआत बनेगी। इन दूतों को कीमती तोहफे और दोस्ती का पैगाम दिया गया था, और पैगाम में लिखा था कि खिलजी तिब्बत पर चढ़ाई करना चाहता है और रास्ते में आने वाले किसी भी राज्य से दुश्मनी नहीं रखता। अगर कामरूप साथ दे तो दोनों मिलकर दक्षिण तिब्बत के कारोबार केंद्रों को जीत सकते हैं और फायदा बांट सकते हैं। जब दूत कामरूप की हद पर पहुंचे तो उन्हें राजा पृथु के जासूस दस्तों ने देख लिया। वहां राजा पृथु के मंत्री ने उनका संदेश सुना। राजा पृथु ने दूतों को इज्जत के साथ सुना और मंत्री परिषद से सलाह की। दरबार में ज्यादातर राय थी कि खिलजी की दोस्ती एक छल है। जिसने नालंदा को जलाया और भिक्षुओं का कत्ल किया, वह किसी का साथी नहीं हो सकता। फिर भी राजा पृथु ने सीधा मना करने के बजाय एक सियासी जवाब चुना। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, पहाड़ी रास्ते खतरनाक है, इसलिए किसी फौजी कार्रवाई के लिए यह वक्त ठीक नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर खिलजी को तिब्बत जाना है तो सही मौसम का इंतजार करना चाहिए। यह जवाब जितना नरम था उतना ही चालाकी भरा भी, क्योंकि राजा पृथु ने वक्त खरीदा ताकि सीमाओं की हिफाजत और मजबूत की जा सके। जब दूत यह जवाब लेकर लौटे तो खिलजी ने उसे आधी मंजूरी समझ लिया। उसका घमंड उसे हकीकत देखने नहीं दे रहा था। उसने अमीरों से कहा कि कामरूप जंग नहीं चाहता और आगे चलकर गठजोड़ मंजूर कर सकता है। अब खिलजी ने अपने डेरे को मजबूत किया और भूटान की तरफ जासूस भेजे। रेशम और नमक के स्थानीय व्यापारियों को बुलाया गया ताकि पहाड़ी मार्गों की जानकारी ली जा सके। इन्हीं कारोबारियों में एक शख्स था जिसे इतिहास अली मेच के नाम से जानता है। सिलीगुड़ी के आसपास का रहने वाला और पहाड़ी रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ। खिलजी ने जब उससे रास्ता पूछा तो उसने कहा कि अगर फौज कामरूप के अंदर से गुजरेगी तो जंग पक्की है, पर भूटान की पहाड़ियों से घूमकर जाने पर सीधा दक्षिण तिब्बत पहुंचा जा सकता है। उसने यकीन दिलाया कि वह उन रास्तों को जानता है जहां से कारोबारी बरसों से आते जाते रहे हैं। खिलजी को यह योजना अपनी ख्वाहिश पूरी करने का जरिया लगी। उसने उसे इनाम का लालच दिया और घोषणा की कि अब से मेच उनका मार्गदर्शक होगा। इसी फैसले के साथ पूर्वी भारत की सीमाओं पर एक खामोश तनाव पनप चुका था, जो जल्द ही जंग की गूंज में बदलने वाला था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसी समय मेच को इस्लाम में परिवर्तित किया गया और उसका नाम अली मेच रखा गया। सिलीगुड़ी से उत्तर में जहां तराई के मैदान खत्म होते हैं, वहीं से अली मेच ने पहाड़ी रास्ते दिखाने शुरू किए। भूटान की घाटियां तंग और पथरीली थीं, घोड़े मुश्किल से चढ़ पाते। फौज को छोटे दलों में बांटकर भेजा गया ताकि वे रास्तों से निकल सकें। भूटान की पहाड़ियों में घुसते ही फौज को ठंड और भूख का सामना करना पड़ा। स्थानीय जनजातियों ने रसद देने से मना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह विदेशी दल लूट के इरादे से आया है। अली मेच की जबान तुर्की सिपाहियों को समझ नहीं आती, पर खिलजी का यकीन बना रहा। इसी वक्त कामरूप के जासूस पहाड़ों तक पहुंच गए। उन्होंने राजा पृथु को सूचित किया कि खिलजी ने सीधा मार्ग छोड़कर उत्तर की ओर रुख किया है और एक स्थानीय व्यक्ति उसका मार्गदर्शक है। राजा पृथु ने अंदाजा लगाया कि अब खिलजी को सीधे रोकना मुमकिन नहीं।
उसे अपने सफर में थकने देना ही सही चाल होगी। उन्होंने फौजों को तैयार रहने और हमले का इंतजार करने का हुक्म दिया। इधर खिलजी की फौज पहाड़ों के अंदर और गहराई तक बढ़ चुकी थी। उनका मकसद साफ था, तिब्बत की हद तक पहुंचना और वहां के मठों से खजाना हासिल करना। फौज ने कई छोटे मठों से अनाज और घी लूट लिया, जिससे सफर जारी रह सका। कहा जाता है कि दक्षिण तिब्बत की हद के पास उनकी टुकड़ियों ने कुछ बौद्ध गोम्पाओं को लूटा, जहां से सोने की मूर्तियां और पांडुलिपियां मिली। पर ऊंचाई बढ़ने के साथ मुश्किलें भी बढ़ी, क्योंकि उनका राशन लगभग खत्म हो चुका था। सिपाहियों को घोड़ों का गोश्त खाना पड़ा और बर्फ पिघलाकर पानी पीना पड़ा। जो थक जाते उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता। फौज के मन में अब डर घर करने लगा था। कई सिपाहियों ने बताया कि ऊंचाई पर किसी ने उनके तंबू हिलाए, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उन्हें देख लिया हो। कई दिनों की चढ़ाई के बाद खिलजी की फौज दक्षिण तिब्बत की हद तक पहुंच गई। वहां कुछ छोटे गोम्पा थे जिन्हें सिपाहियों ने लूट लिया। इन हमलों की खबर पहाड़ी मोनपा जनजातियों तक पहुंची, जो तिब्बत के सीमाई इलाकों के रखवाले माने जाते थे। मोनपा योद्धाओं ने रात के अंधेरे में पहाड़ियों से नीचे उतरकर खिलजी की टुकड़ियों पर अचानक आक्रमण किया। पत्थरों और तीरों की बारिश से पहली कतार के कई सिपाही मारे गए। सुबह तक कई सिपाही बर्फ में जम गए और बचे हुए डरकर नीचे की तरफ उतरने लगे। खिलजी ने इसे शुरू में एक स्थानीय झड़प समझा, पर जल्द ही साफ हुआ कि पूरे इलाके में अब हर पहाड़ उसके खिलाफ हो गया है। उसने वापसी का फैसला किया, लेकिन अब पहाड़ी रास्ते बंद हो चुके थे। बर्फ और बरसात ने घाटियां भर दी थीं। बचा एक ही रास्ता था, कामरूप की तरफ लौटना। उसने अमीरों को हुक्म दिया कि किसी भी तरह फौज को नीचे की तरफ मोड़ना होगा। कामरूप लौटना ही एकमात्र रास्ता है। अली मेच ने सलाह दी कि घोड़ों का गोश्त खाया जाए, वरना सब मर जाएंगे। खिलजी ने बताया कि उनका असली खाना ही मांस खाना है, लेकिन मोनपा जंगजुओं ने पीछा नहीं छोड़ा। वे ऊपर से तीर चलाते और नीचे गिरते सिपाहियों को खत्म कर देते। अमीरों के बीच मतभेद बढ़े। कुछ ने कहा कि अली मेच ने उन्हें धोखा दिया है, कुछ ने कहा कि अब पीछे मुड़ने से अच्छा है मर जाना। खिलजी ने बचे हुए घुड़सवारों को इकट्ठा कर हुक्म दिया कि किसी भी हालत में नीचे उतरना होगा। 4 हफ्तों में फौज ने दक्षिण तिब्बत के दर्रों से नीचे उतरना शुरू किया। अब उनका मकसद तिब्बत नहीं, सिर्फ जिंदा रहना था। लेकिन यही उसका सबसे बड़ा गलत फैसला साबित हुआ, क्योंकि राजा पृथु पहले ही इस रास्ते के बारे में जान चुके थे और उन्होंने अपनी फौजें तैयार रखी थीं। थकी हारी खिलजी की फौज अब भूटान की घाटियों से नीचे उतर रही थी। भूटान की ढलानों से उतरते वक्त सिपाही पूरी तरह टूट चुके थे। खिलजी को वहम था कि कामरूप पहुंचकर वह आराम कर सकेगा और फिर किसी नए रास्ते से बंगाल लौटेगा। लेकिन कामरूप की सीमाओं पर जासूसों ने खबर भेजी। खबर पाते ही राजा पृथु ने अपने सेनापति को हुक्म दिया कि अब रक्षा को हमला में बदलने का वक्त आ गया है। उन्होंने सीमाई गांवों को खाली कराया, अन्न गोदाम नष्ट करवाए और नदी किनारे के पुल तोड़ दिए। यह चाल सिर्फ जंग की नहीं, बल्कि थकी हुई फौज के हौसले को तोड़ने की थी। उधर खिलजी को अब भी वहम था कि कामरूप का राजा शायद उसके प्रति दोस्ती रखता है। उसने सीमाओं पर पहुंचते ही दूत भेजने की सोची, पर कोई दूत आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि रास्ते के सभी गांव वीरान थे, खेत जले हुए और पुल टूटे पड़े थे। यह देखकर खिलजी समझ गया कि यह प्राकृतिक नहीं, बल्कि योजनाबद्ध प्रतिकार है। फौज जैसे जैसे आगे बढ़ी, जंगल घने और रास्ते तंग होते गए। कामरूप के छोटे किलों से उठते धुएं के संकेत बताते थे कि राजा पृथु की फौज अंतिम जाल बुन रही है। इस बीच राजा पृथु को जासूसों ने बताया कि खिलजी की फौज ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी के किनारे ठहरी है। उन्होंने अपने सेनापति को हुक्म दिया कि जब तक दुश्मन पूरी तरह नदी पार न कर ले, हमला न किया जाए, क्योंकि चाल यह थी कि उन्हें अंदर तक आने दिया जाए ताकि वापसी का रास्ता अपने आप कट जाए। सिपाहियों ने देखा कि जिन पुलों से वे आए थे वे सब टूट चुके हैं। कई ने कपड़ों और लकड़ियों से नावें बनाने की कोशिश की, लेकिन तेज धारा ने सब बहा दिया। खिलजी अब समझ गया कि वह दुश्मन की जमीन में फंस चुका है। यह सीधा जंग नहीं होना था, यह ऐसी चाल थी जिसमें दुश्मन को उसके अपने कदमों से हराया जाता है। यह सब इतना पक्का था कि खिलजी को कहीं कोई खुला जंग नहीं दिखा, केवल वीरान धरती और अंधकार में छिपी जवाबी तैयारी। इन हमलों के चलते 30,000 की फौज सिमटकर कुछ हजार रह गई।
अली मेच, जो अब तक मार्गदर्शक था, निराश हो चुका था। कामरूप के सैनिकों ने बांस के तीखे फांसों को दलदल और नदी तटों में गाड़ दिया, ताकि कोई भागने की कोशिश करे तो वहीं घायल होकर गिर जाए। खिलजी ने अपने अमीरों के साथ परिषद की, पर कोई राह नहीं बची। राजा पृथु ने यह स्थिति अपने किले से देखी। उनके सेनापति ने कहा कि अंतिम प्रहार तभी किया जाए जब दुश्मन पूरी तरह थक जाए। यही वह जगह थी जहां तीस्ता नदी की एक धारा ब्रह्मपुत्र से मिलती थी। राजा पृथु ने इसी संगम को अपना घातक जाल बनाया था। कामरूप की फौज ने इस जमीन को हथियार बना लिया। बांस के नुकीले फांस पानी में गाड़े गए, दलदल के चारों ओर छिपे मोर्चे बनाए गए। सतह शांत थी, पर नीचे जानलेवा जाल बिछा था। जब खिलजी की थकी हुई फौज इस घाटी में पहुंची तो उन्हें लगा कि यहां कुछ देर आराम किया जा सकता है। सिपाहियों ने किनारे तंबू गाड़ने की कोशिश की, पर नमी और कीचड़ ने सब गिरा दिया। तभी नदी के दूसरी तरफ कामरूप के सेनापति ने इशारा दिया और घात शुरू हुआ। राजा पृथु खुद अपने अश्वदल के साथ पश्चिमी किनारे पर मौजूद थे। उनके हुक्म पर हर मोर्चा सिर्फ उतना ही आगे बढ़ता जितना जरूरी था, ताकि दुश्मन को चारों तरफ से घेर कर खत्म किया जा सके। यह जंग किसी मैदान में नहीं, बल्कि दलदली पानी में हो रही थी। खिलजी की फौज तैरते हुए घोड़ों को बचाने की कोशिश करती, पर घोड़े कीचड़ में धंस जाते। अमीर नासिरुद्दीन अली और सैफुद्दीन जैसे अफसर वहीं मारे गए। बख्तियार खिलजी ने अपने घुड़सवारों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन हुक्म देने से पहले ही एक तीर उसके कंधे को छू गया और इसके साथ ही लीडरशिप पूरी तरह टूट गई। वह तीर साधारण नहीं था, उसके सिरे पर जहर लिप्त था, जैसा स्थानीय कामरूपी धनुर्धर लड़ाइयों में करते थे, ताकि घायल शत्रु धीरे धीरे कमजोर हो जाए। तीर लगते ही खिलजी का कंधा सुन्न पड़ गया, रक्त बहना रुक गया और त्वचा काली पड़ने लगी। राजा पृथु के सेनापति ने आखिरी इशारा दिया और वह था आग का हमला। नदी किनारे रखे घास और लकड़ी के ढेरों को जलाया गया, ताकि धुएं और गर्मी से दुश्मन उलझ जाए। जलती मशालों की परछाइयां नदी की सतह पर थरथराने लगी। इस मंजर में खिलजी की फौज लगभग खत्म हो चुकी थी। राजा पृथु ने अपने सेनापति से कहा, अब पीछा नहीं करना, प्रकृति ने न्याय कर दिया। यह वही घात था जिसने विदेशी फौज के घमंड को नदी की गहराइयों में डुबो दिया। उस दिन ब्रह्मपुत्र का पानी इतिहास का गवाह बना, एक ऐसी जीत जहां तलवारों से नहीं, बल्कि सब्र, जमीन और नीति से जंग जीती गई। 1206 का यह खौफनाक संघर्ष इतिहास में कामरूप का संहार कहलाया। राजा पृथु की चाल पूरी तरह कामयाब रही। इसके बाद तीस्ता की तेज धाराओं में सिपाही एक दूसरे को थामने की कोशिश करते, पर बहाव इतना जोरदार था कि वे अपने ही घोड़ों से टकराकर गिर पड़ते। स्थानीय मल्लाहों ने अपनी डोंगियां नदी के बीच रोकीं और ऊपर से जलते कपड़ों के गोले फेंके। आग और पानी ने मिलकर विदेशी फौज का खात्मा कर दिया। घंटों तक यह जंग चलती रही। दोपहर तक नदी की धाराओं में लाशें तैरने लगीं। खिलजी के अमीरों में कई डूब गए। कुछ ने सरेंडर की कोशिश की, पर कामरूप के सिपाहियों को हुक्म था कि कोई भी जिंदा बाहर न निकले। शाम होते होते बरसात ने जंग के मैदान को और भी डरावना बना दिया। बिजली की हर चमक में बिखरी लाशें दिखतीं। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक सिर्फ कुछ 100 घायल सिपाही किसी तरह नदी पार कर पाए, पर वे भी भूख और बीमारी से बाद में मर गए। बख्तियार खिलजी खुद बुरी तरह जख्मी हुआ। उसके कंधे और जांघ पर जख्म थे, घोड़ा भी गिर चुका था। अली मेच ने उसे बचाने की कोशिश की और कुछ बचे सिपाहियों के साथ नदी किनारे से दूर ले गया, पर अब वह शख्स न सेनापति रहा, न विजेता, बल्कि वह सिर्फ हारा और टूटा हुआ इंसान था। राजा पृथु ने जंग खत्म होने पर अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी लाश को अपवित्र न किया जाए, उन्हें नदी के बहाव पर छोड़ दिया जाए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो ब्रह्मपुत्र की धाराएं शांत थीं, पर उनकी सतह पर तैरते शव इतिहास की न मिटने वाली गवाही बने हुए थे। कामरूप के इतिहास में यह वह पल था जब बाहरी हमला पहली बार पूरी तरह मिटा दिया गया। स्थानीय कवियों और भिक्षुओं ने इसे धर्म रक्षा का दिन कहा, पर राजा पृथु ने इसे केवल राज्य की सुरक्षा माना, एक अनिवार्य युद्ध जो अपनी भूमि के अस्तित्व के लिए लड़ा गया था। जंग के बाद कई हफ्तों तक ब्रह्मपुत्र के किनारों पर मरे सिपाहियों की पहचान होती रही। अब कामरूप की सीमाएं सुरक्षित थीं
और बख्तियार खिलजी की शक्ति सदा के लिए समाप्त हो चुकी थी। अली मेच ने किसी तरह खिलजी को निकालकर भूटान की घाटियों में पहुंचाया, जहां वह कई दिनों तक जख्मी पड़ा रहा। कुछ स्थानीय लोगों ने उसे पानी और दवा दी, पर अब वह पहचान में भी नहीं आता था, क्योंकि तीर लगने की वजह से उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। अली मेच ने उसे किसी भी तरह बंगाल वापस ले जाने का फैसला किया। 10-12 बचे सिपाहियों के साथ वे दक्षिण की तरफ बढ़े। कई दिनों की मुश्किल सफर के बाद वे सिलीगुड़ी के मैदानों में पहुंचे। अब खिलजी के साथ सिर्फ कुछ घुड़सवार थे, जिन्होंने उसे पहले देखा था। वे यकीन नहीं कर सके कि यह वही लीडर है जिसने नालंदा और विक्रमशिला को जलाया था। बंगाल पहुंचते पहुंचते उसके जख्म सड़ चुके थे। उसका इलाका भी अफरा तफरी में था। अमीर आपस में ताकत के लिए लड़ रहे थे। तारीख नवीस मिन्हाजुद्दीन के मुताबिक जब खिलजी लौटा तो उसके अपने सिपाहियों ने भी उसे पहचानने से मना कर दिया। जो फौज कभी हजारों में थी, अब कुछ घायल लोगों तक सिमट चुकी थी। बुखार और जख्मों के दर्द में वह बिस्तर से उठ नहीं सका। अमीर अली मर्दान ने हालात देखकर बगावत की चाल चली। थोड़े ही वक्त में बंगाल में अफरा तफरी फैल गई। 1206 के आखिर तक बख्तियार खिलजी मर गया। कुछ विवरणों में कहा गया कि अली मर्दान ने उसे चिकित्सकों के बहाने मार डाला। कुछ में लिखा गया कि वह अपने घावों और रोगों से मरा, लेकिन अधिकांश इतिहासकार यह मानते हैं कि उसकी मृत्यु किसी साधारण बीमारी से नहीं, बल्कि उसी जहरीले तीर के असर से हुई जो ब्रह्मपुत्र के युद्ध में उसके कंधे में लगा था। घाव का संक्रमण और जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया, जिससे उसका शरीर सड़ने लगा और अंततः वही उसकी मौत का कारण बना। मगर तारीख इस बात पर एकमत है कि कामरूप की जंग के बाद उसका सल्तनत बिखर गया और पूरब के हिंदुस्तान में तुर्की बढ़त का ख्वाब यहीं खत्म हो गया। बंगाल के किलों में उसकी मौत की खबर पहले छिपाई गई, लेकिन जल्द ही सबको पता चल गया। कामरूप के दूतों ने यह समाचार राजा पृथु तक पहुंचाया। उन्होंने कहा, अब सीमा सुरक्षित है। खिलजी की मौत के साथ पूरब के हिंदुस्तान में तुर्की ताकत का फैलाव थम गया। किसी भी अमीर ने अब कामरूप की तरफ न देखा। राजा पृथु की चाल ने न सिर्फ अपनी रियासत बल्कि पूरे पूर्वोत्तर हिंदुस्तान को आने वाली सदियों तक महफूज किया। राजा पृथु ने युद्ध के पश्चात गांवों के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। दुश्मन के छोड़े हुए घोड़े, हथियार और तंबू ब्रह्मपुत्र किनारे रखे गए ताकि लोग देख सकें कि उनका दुश्मन किस तरह शिकस्त खा गया। बंगाल से लेकर सिलीगुड़ी तक खिलजी की हार की चर्चा फैल गई। दिल्ली और लखनौती के दरबारों में कई महीनों तक कोई नया अभियान उस दिशा में नहीं भेजा गया। खिलजी की शिकस्त ने सबको यह आगाह कर दिया कि कामरूप की जमीन को पार करना नामुमकिन है। राजा पृथु ने विजय के बाद कोई प्रतिशोध नहीं लिया। उन्होंने न बंगाल की ओर बढ़ने का प्रयास किया और न शत्रु के शवों का अपमान किया। कारोबार के रास्तों पर फिर से रौनक लौट आई। भूटान और तिब्बत के कारोबारी अब बिन डरे नीचे के बाजारों तक आने लगे। बाद के मुगल दौर से पहले यह जंग पूर्वोत्तर हिंदुस्तान की सबसे अहम घटना मानी गई। इसके बाद तुर्कों ने अपने सफर बंगाल और बिहार तक सीमित रखे। उनके शासन में असम, भूटान और उत्तर बंगाल के बीच सांस्कृतिक व व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। यही नीति आगे चलकर अहोम राज्य की पृष्ठभूमि बनी। तारीख नवीस मानते हैं कि अगर यह मुकाबला न हुआ होता तो पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक पहचान मिट जाती। नालंदा के ध्वंस और ब्रह्मपुत्र की घाटियों की चर्चा के साथ आज भी उनका नाम उस प्रतीक के रूप में लिया जाता है जिसने अपने ज्ञान, धैर्य और नीति से इतिहास की धारा मोड़ दी। ब्रह्मपुत्र का प्रवाह उस दिन लंबे समय तक मटमैला रहा। कुछ ही दिनों में वह युद्ध भूमि फिर शांत हो गई। नालंदा के ग्रंथों को आग में जलाने वाला वही जल्लाद अब उसी जमीन में समा गया जिसकी सभ्यता को वह मिटाना चाहता था। किसी सैनिक ने उसकी कब्र नहीं बनाई, न किसी इतिहासकार ने उसकी हार का जयघोष लिखा, क्योंकि उसका अंत किसी युद्ध से नहीं बल्कि न्याय से हुआ था। यह वही संतुलन था जो हर सभ्यता अपने अस्तित्व के लिए बनाए रखती है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है तो प्रकृति स्वयं निर्णायक बन जाती है। राजा पृथु के लिए यह कोई प्रतिशोध नहीं था, बल्कि यह केवल यह दिखाने का क्षण था कि जब धर्म, नीति और भूगोल एक हो जाए तो आक्रमण भी अपने भार से ढह जाता है। और अगर यह कहानी आपको हिला गई तो आपको आलाबोई के रणभूमि को देखना चाहिए, गागरोन के युद्ध को समझना चाहिए और छत्रपति राजाराम के पलायन को जानना चाहिए।
अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।